हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो इसमें हम देख रहे थे एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स के फैक्ट जो कि अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं, और तथा उसके बावजूद भी इसमें अन्य फैक्ट्स भी ऐड किए गए हैं जो कि आगे वाली परीक्षाओं में पूछे जाते रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम देख रहे थे। ये हमारा पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको आप हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर से जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जीएस बाय दिवाकर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर जाके, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करके उसमें आपको सभी बैचेज मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार योजना, कौन सा? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार योजना कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में शुरू किया गया था। वृक्षारोपण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए व्यक्ति या किसी संस्था को दिया जाने वाला इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार सन के कब ये शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1986 में। दोनों में अंतर देखते रहिएगा। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1985 में है और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार ये आपका 1986 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन 1993 में जैव विविधता प्रदान करने की जाने वाली राष्ट्रीय फेलोशिप बीवी पॉल राष्ट्रीय फेलोशिप है, कौन सी है? बीवी पॉल है। ये राष्ट्रीय फेलोशिप है, कब प्रदान की गई थी? ये कब से? 1993 से दी जा रही है। किसको दी जा रही है? जैव विविधता पर प्रदान की जा रही है ये, जैव विविधता के लिए। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास या उपयोग के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार सम्मान प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और किसके लिए दिया जाता है? तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए या उसके उपयोग के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? वो अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है। पर्यावरण से संबंधित विषयों पर हिंदी के मूल पुस्तक लेखक बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली जो पुरस्कार है उसका नाम है मेदिनी पुरस्कार। ये इसका नाम है मेदिनी पुरस्कार है। ये किसके लिए दिया जाता है? ये हिंदी में जो मूल पुस्तक लेखन को जो बढ़ावा देते हैं उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जो कि कब की गई थी? 2019 में अगस्त में की गई थी। इस जो मिशन है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जल आपूर्ति, यानी कि हर घर जल होगा, ये इसकी उद्देश्य था 2024 तक के लिए। पाइप जलापूर्ति, पाइप के द्वारा सभी जो ग्रामीण घर हैं उनमें पानी पहुंचाया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। जो 262 है अनुच्छेद वो किससे संबंधित है? वो अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के पर्यावरण संरक्षण में संबंधित कौन सा शामिल किया गया था अनुच्छेद? वो किया गया था 48 का और 51 का को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके बाद। वर्ष 1980 में तिवारी समिति गठित की गई। कौन सी गठित की गई? तिवारी समिति, जिसमें क्या सिफारिश की गई थी? उसमें किया गया था कि एक पृथक पर्यावरण विभाग स्थापित किया जाए, यानी कि जो पर्यावरण के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाए, तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण कानूनों की व्यापक समीक्षा की जाए। जो केंद्र हैं और जो राज्य हैं उनकी जो सरकारों द्वारा जो प्रदूषण नियंत्रण जो कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा की जाए, ये भी उन्होंने कहा था। आगे उन्होंने कहा है तथा पर्यावरण से संबंधित जिन विषयों को वर्तमान कानूनों की परिधि में नहीं लाया गया है उनके संबंध में कानून निर्मित किए जाएं। जो पर्यावरण से संबंधित जो भी विषय हैं जो अभी इस टाइम में उनमें कोई कानून नहीं बने हैं उसके संबंध में कानून बनाए जाएं, इसके लिए उन्होंने समिति बनाई थी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना से लेकर 10वीं पंचवर्षीय योजना तक की योजनावधि के दौरान
पर्यावरण की दृष्टि के अनेक महत्वपूर्ण परियोजना चलाई गई। जैसे कि कौन कौन सी परियोजना चलाई गई थी? गंगाकार योजना चलाई गई, ये कभी छठी पंचवर्षीय योजना और 10वीं से 10वीं तक के बीच में। विभिन्न परियोजना का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया गया। जो पर्यावरण पर उनका प्रभाव पड़ रहा था इन योजना के चलते हुए, उसका मूल्यांकन किया गया। वनारोपण कार्यक्रम और प्रदूषण कम करने के कार्यक्रम यहाँ पे चलाए गए थे। वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया। इसके द्वारा सरकार को पर्यावरण को सुरक्षित तथा संतुलित रखने के लिए शक्तियां भी प्रदान की गईं। किसके द्वारा किया गया था? ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ये किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कि संशोधित हुआ 1986 में। इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करना। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, ये कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। जो उच्च अक्षांश होते हैं, निम्न अक्षांशों की तुलना में, उनकी तुलना में जो निम्न अक्षांश होते हैं वहाँ पर जैव विविधता आपको अधिक देखने को मिल जाएगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ की जैव विविधता कैसी है? सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है, तो वो हो गई आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता सर्वाधिक हो गई। निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो जैव विविधता है वो कहाँ पे अवस्थित है? वो आपकी निम्न अक्षांशों में ही है। पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर जो उन्नतांश चोटियों की, एक मिनट आगे, जो उच्चतर चोटियां होती हैं उनकी तुलना में निम्नतर उन्नतांशों यानी घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक देखने को मिलती है। यानी कि जो घाटियां, पर्वत हो गए, पर्वतों चोटियों पे वहाँ पे जैव विविधता आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो घाटियां हो गई यहाँ पे आपको जैव विविधता अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है। पूर्वी हिमालय जो ईस्टर्न हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। पूछा जाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है, तो ये हो गया हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्व ईस्टर्न हिमालय भी हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट हो जाएगा। कंजर्वेशन इंटरनेशनल है। इसमें क्या है? इसके द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों यानी जो हॉटस्पॉट होते हैं उनकी अद्यतन सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व के कितने हैं? 25 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं। यानी कि 25 स्थलों को कंजर्वेशन इंटरनेशनल में रखा गया है जैव विविधता से संबंधित हॉटस्पॉट में। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र नामोल्लेख है। यानी कि जो भारत के जो क्षेत्र है उसमें पश्चिमी घाट और श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय ये क्षेत्र भी हॉटस्पॉट क्षेत्र में आते हैं। जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं, जो हॉटस्पॉट होते हैं वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं पाए जाते बल्कि वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं 3? ये हैं आपके पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिमी हिमालय जो घाट हो गया, तथा भारत म्यांमार जो है वो सीमा है, वो वाला क्षेत्र किस में आते हैं? आपके हॉटस्पॉट क्षेत्र में आते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत और म्यांमार सीमा का ही एक भाग है। ये भी किस में आता है? आपका हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। चलिए और देखते हैं जैव विविधता के संदर्भ में। एक मिनट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय श्रृंखला हो गई। भारत म्यांमार जो सीमा हॉटस्पॉट माना जाता है, कौन कौन से हो गए? अभी जो ऊपर तीनों बताए थे, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गई और म्यांमार भारत की सीमा हो गई, जो इनको हॉटस्पॉट माना जाता है। तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत म्यांमार का सीमा क्षेत्र है वो भी हॉटस्पॉट में ही शामिल है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना यानी उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक कब हुई थी? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ पे हुई थी। 23 से 27 फरवरी के बीच हुई थी। ये 2004 में हुई थी। ठीक है। चलिए और देखते हैं जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजोना प्रोटोकॉल पर भारत ने कब बैठक की थी, कब हस्ताक्षर किए थे? इसके किए थे 23 जनवरी को किए थे 2001 में। इस पर हस्ताक्षर किए थे कार्टाजोना प्रोटोकॉल पर। और भारत में इसको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। जो भारत में इसको देखता है, कार्यान्वित करता है, वो हो गया आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसको कार्यान्वित करता है। कच्छ का रण भारतीय वन गधे का प्राकृतिक आवास है।
जो कच्छ का रण क्षेत्र है वहाँ पे आपको वन्य गधे देखने को मिलेंगे। उनका कैसा आवास है, ये प्राकृतिक आवास है, यानी कि वहाँ पे वो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र तक सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। जो आवास क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं संकुचित होता जा रहा है, एक सीमित क्षेत्र होता जा रहा है। इसके कारण इनका जो अस्तित्व, यानी कि जो वन्य गधे हैं उनका अस्तित्व खतरे में, कम होते जा रहे हैं। और देखते हैं, ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भितरकनिका नामक स्थान पर ये मिलती हैं। भितरकनिका वन्यजीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। भितरकनिका ये आपका कैसा है, वन्यजीव एवं जैव विविधता से संबंधित है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। जो ब्राह्मणी नदी है उसको ही झारखंड में बोला जाता है, दक्षिण कोयल के नाम से जाना जाता है। शंख नदी इसका उद्गम क्षेत्र है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सीमा के पास से इसका उद्गम क्षेत्र है। राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। ये राउरकेला में जाके दक्षिण कोयल से, यानी कि जो ब्राह्मणी नदी है इससे मिलती है। मिल जाने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, ब्राह्मणी नदी हो जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, ब्राह्मणी नदी हो जाता है। बैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से है, गुप्तगंगा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिला में स्थित है। कहाँ पे ये, उड़ीसा का राज्य है, क्योंझर जिला है, वहाँ पे ये इस अवस्थित है गुप्तगंगा पहाड़ी, वहाँ से बैतरणी नदी का उद्गम होता है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में, जो रेड डाटा बुक है कौन करता है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा ये जारी होती है, यानी प्रकाशित की जाती है। इसमें जो विलुप्त कगार पर, यानी कि जो संकटापन्न पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उनकी सूची इसमें सम्मिलित की जाती है। इसको रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक होता है, न कि इससे जैव विविधता में ह्रास होता है। जो बंजर भूमि है उसमें अगर हम वन लगाएंगे तो वो क्या होगा, जैव विविधता में सहायक ही साबित होगा ना, उससे जैव विविधता में ह्रास तो होने से रहा, यानी कि अगर हमने वन लगा दी तो इससे प्रकृति को नुकसान हो जाएगा या जैव विविधता को नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है। तो इसमें यही बोला गया है कि जैव विविधता का इसका ह्रास होता है, ये नहीं होता। इसके विपरीत अगर सड़कों का विस्तार, अगर हम कोई ज़मीन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, सड़क का विस्तार कर देंगे, नगरीकरण यानी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य कर देंगे, मकान बनाना शुरू कर देंगे, कृषि का विस्तार कर देंगे, तो जैव विविधता का इसमें ह्रास होता है, ना कि जैव विविधता का इसमें विकास होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था। कौन सा संशोधन था जब सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था, वो था 36वें संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1975 में जो सिक्किम है उसको भारत का अंग बनाया गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। जो सिक्किम है उसको क्या माना जाता है, वनस्पति शास्त्रीय उनका स्वर्ग माना जाता है सिक्किम को, क्योंकि ये पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है ये, पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। किससे है, जैव विविधता से। यहाँ के मुख्य निवासी कौन कौन से हो गए, लेप्चा हो गया, भूटिया हो गया, नेपाली लोग यहाँ के निवासी हो गए। किस क्षेत्र के हैं ये, सिक्किम के हैं। तो सिक्किम एक राज्य दिखने में छोटा सा दिखेगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए और देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में कौन कौन से हैं इनके, डुगोंग हो गया, डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई, साल्ट हो गई, वाटर क्रोकोडाइल हो गए, जो लवण जल मगर होते हैं वाटर क्रोकोडाइल, समुद्री कछुआ हो गया, समुद्री सांप हो गया आदि। ये कैसे हैं, सामान्य से बहुतायत मात्रा में ये पाए जाते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में ये देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे, अंडमान एवं निकोबार के जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। विश्व नम भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि 1971 से शुरू हुआ था रामसर में। रामसर शहर है कहाँ का, ईरान का। यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ था इसका नम भूमियों पर, जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ये कैसा है, इंटरनेशनल है। चलिए और देखते हैं। रामसर सम्मेलन नम भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। किससे है, ये जो आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण से संबंधित है।
रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। कहाँ पे ये? ईरान में अवस्थित नगर है, जो कि 2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद कन्वेंशन की नींव पड़ी। 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ ये, और रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक कहाँ पे हुई थी? रामसर में हुई थी, इसीलिए इसको अब तक किस नाम से जानते हैं? रामसर कन्वेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। जो जीव मंडल हैं वो किससे संबंधित होते हैं? आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित ये होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? इनमें जीवों की जो आनुवंशिकता है उनको बनाए रखने के लिए वहाँ पे उनको संरक्षण दिया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। चलिए और देखते हैं XC2 के बारे में। XC2 ये क्या है? यह संरक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति और जो जानवर हैं विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। यानी कि एक तो होता है XC2, इसमें क्या होता है, जो जानवर हैं यहाँ पर रहते हैं लेकिन इन पर यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, तो इनको यहाँ से ले जा करके दूसरी जगह पर इनका संरक्षण किया जाता है। तो यही होता है XC2। XC2 संरक्षण की 2 विधियाँ हैं। 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली विधि के तहत जो जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है। जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वहाँ पर जो प्रजाति विलुप्त होने की वो होती हैं या फिर कम होती दिखती हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है। जबकि जो दूसरी विधि के तहत जीवित जो शुक्राणु होते हैं, अंडे होते हैं, भ्रूण होते हैं, उनके नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। कितना? उनको तापमान कम दिया जाता है जिससे कि वो संरक्षित रहें। जो नाइट्रोजन होता है या द्रव लिक्विड जो नाइट्रोजन होता है उसमें उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा जैव विविधता? उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहाँ पे आपको जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य है। ये आपको अर्थ दिख जाएगा, 1 मिनट साफ जगह बना लेती हूँ। तो ये हो गया आपकी इक्वेटर, ये 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, थोड़ा बड़ा हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा? जैव विविधता अधिक देखने को मिल जाएगी। ये क्षेत्र आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिल जाएगी। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। कारण क्या है? कारण क्योंकि इसमें वर्ष भर जो उच्च वर्षा रहती है, क्योंकि पर डे यहाँ पे बारिश देखने को मिल जाएगी, और यानी कि उच्च वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। तापमान उच्च रहता है, इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें, और जहां भी हो सके वहां शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।